Hello, dear student. This is Sudesh Sahu, your biology mentor, and today we are talking about the fifth lecture of biotechnology. तो प्रीवियसली आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपने वॉच किए होंगे। आपको समझ में आ रही है कि ये पूरा कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और साथ में पीजीटी एग्जाम की जो 30 मार्क्स का जो टारगेट होता है बायोटेक का, उसके अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर वो पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, वो इस वीडियो कंटेंट को देख सकता है। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स ऑफ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका स्टेप्स ऑफ व्हाट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया है बेटा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है ना। दो लोगों के डीएनए को जब हम कट करके लाइगेट कर देते हैं, मतलब एक डीएनए में जब दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए एक साथ मिल जाए तो उस रिकॉम्बिनेंट फॉर्म ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए कहते हैं। और जिस टेक्निक से हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, मैं सुदेश साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, दुर्ग साइंस कॉलेज, आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि हमारे प्यारे प्यारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को यहां वहां से कंटेंट ढूंढने की नीड ना हो। ठीक है? और हाँ, ये नोट्स में मैंने बहुत सारे अच्छी चीजें जो कि एग्जाम में सीधा टारगेट करता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, या फिर तुम्हारा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, सबके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। प्लस ये वीडियो सिर्फ ये नहीं बताएगा आपको कि थ्योरी कैसी है या थ्योरी बहुत मजेदार जो मैं आपको बताऊंगा, साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, प्रॉपर वीडियो को देखिए और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है आई थिंक बायोटेक के टोटल, यदि हम बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर प्रोसेस के बाद प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड देन उनके एप्लीकेशन को यदि हम एक साथ मिलाते हैं तो लगभग 10 लेक्चर्स में ये पूरा बायोटेक कवर होगा। और जिस दिन आपने ये 10 लेक्चर देख लिए, मतलब आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, बायोटेक पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और साथ में आपके बायोटेक के 30 मार्क्स को आप टारगेट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है? तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हाँ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम स्टेप्स ऑफ आरडीटी देखेंगे। और आज का जो की पॉइंट है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहां के टॉपिक को कैसे पढ़ें, तो टेंशन मत लो, मैं दे रहा हूं आपको कंटेंट, वहीं से आपको पढ़ना है। एक जो आज हम सबसे मेजर स्टडी करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है? सबसे मेन टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि स्टेप्स ऑफ आरडीटी के अंदर आएगा। मैं आपको पूरे स्टेप्स भी याद कराऊंगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं जिसके थ्रू हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना करके एक होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। और आज का जो की पॉइंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ पीसीआर, आपको पता ही है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पूरा डिटेल में हम आपके साथ कवर करेंगे। ओके? सो चलिए, तो सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास देखो, हमने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने एंजाइम्स पढ़े। और एंजाइम्स में सबसे फेवरेट जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, वो है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो हमने जस्ट लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया है। और उसके साथ साथ होस्ट क्या होते हैं, पैसेंजर डीएनए क्या होते हैं, ये सबको बताने के बाद में हमने वेक्टर के बारे में स्टडी किया, जिसमें PBr322 जो कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, उसके बारे में हमने टोटल स्टडी की। अब आज जो हमारा टारगेट है वो है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मुझे बताइए, मुझे इस बंदे के डीएनए को, ये देखो, ये एक पर्सन है, एक डीएनए का, इस एनिमल के डीएनए में एक जीन है जो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस, जैसे फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करते हैं, एक लीच, लीच कौन है बेटा? तुम्हारा जोंक। तो जोंक के डीएनए है ना, उस डीएनए में क्या है? हिस्टीडाइन प्रोटीन को बनाने का जीन है, कोड है।
तो हमने क्या किया, आर्टिफिशियली एक जीन को डिजाइन किया। वो जीन क्या बनाता है, हिरुडीन बनाता है। तो ये जो हिरुडीन की जो जीन है वो बन गई मेरी डिजायर जीन। मुझे बताओ, हिरुडीन के जीन को मैं कहां से आइसोलेट करूंगा, लीड से। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। प्लस जो आपका डिजायर डीएनए या जीन है, उस जीन या डिजायर डीएनए को आपको आइसोलेट करके एक वेक्टर में लोड करना पड़ेगा, तभी वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, दैट मींस आप जिस होस्ट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे जा पाएगा। तो मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये दोनों तो डीएनए है, और ये दोनों डीएनए को कहां से आइसोलेट करें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है आपके आरडीटी का, ठीक है, इतना लंबा नाम ना बोल के हम सिंपली इसको बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात मैं करूं तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, आइसोलेशन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे मगर एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आइसोलेशन एक, दूसरा है प्यूरिफिकेशन। तो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ, किसका प्यूरिफिकेशन करोगे आप, तो हम बोलेंगे डीएनए का। डीएनए का कौन सा डीएनए, दोनों। कौन कौन है दोनों डीएनए भैया, तो मुझे लगता है एक मेरा डिजायर डीएनए है और दूसरा जो है वो मेरा वेक्टर है। वेक्टर भी तो एक डीएनए है। दोनों को जब मैं लाइगेट करूंगा तभी तो मेरे पास बनेगा ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, सबसे पहले आप जहां से भी टारगेट करना चाहते हैं वहां से आप अपने डीएनए को आइसोलेट कर लो। चलिए, आइसोलेट हो गया, ये डिजायर है, ये वेक्टर है। इन दोनों को चिपकाने के लिए मुझे पहले तो दोनों को काटना पड़ेगा। तो काटने के लिए सेकंड स्टेप आता है नंबर 2 स्टेप। ठीक है, सेकंड नंबर का स्टेप है डाइजेशन। इसके बहुत सारे नाम हैं, या तो उसको तुम डाइजेशन कह दो या तो उसको हम कह देंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्या, डीएनए। बाय व्हाट, बाय यूजिंग, किससे काटोगे, किसी डीएनए को हम किससे कट करते हैं, लेक्चर नंबर 3 देखना आप, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। मगर दोनों एंजाइम क्या होने चाहिए, दोनों को कट कैसे करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको कट कर देंगे। अब कट करने के बाद चलो, मेरे डिजायर डीएनए और ये मैं वेक्टर डीएनए को मैंने कट कर दिया और स्टिकी एंड्स का डेवलपमेंट हो गया है। अब ये डीएनए उसी छोर में, उसी सेगमेंट में जाके चिपकेगा या अटैच होगा या बाइंड होगा जहां मैंने स्टिकी एंड बनाया है। मगर दोनों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा। मगर एनसीईआरटी कहता है कि लाइगेट करने के पहले इसको एम्पलीफाई कर लो। मतलब एक डीएनए को मिलियंस ऑफ डीएनए बना लो। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो है आपका एम्पलीफिकेशन। क्या है, एम्पलीफिकेशन। यदि आपको नहीं समझ में आता एम्पलीफिकेशन क्या है, तो यदि आप यहां पे ये नहीं समझ रहे हैं तो डुप्लीकेशन लिख सकते हो। एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जिस डीएनए को आपने आइसोलेट किया है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और डुप्लीकेट करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो है आपका पीसीआर, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग, क्या टेक्निक का यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म आपको पता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद कराऊंगा पूरा, मेरे साथ बने रहो। ओके, चलिए, हमने एक डीएनए को मल्टीपल नंबर ऑफ डीएनए में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब मल्टीपल नंबर ऑफ डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमको जोड़ना पड़ेगा। मतलब दो डीएनए थे, कौन कौन से डीएनए थे, एक डीएनए था हमारा कौन सा, डिजायर्ड। सेकंड नंबर का डीएनए कौन है, वेक्टर। इसको हमने क्या कर लिया, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करने के बाद में जो नंबर 4th स्टेप होता है वो आपका ये कि भाई इसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को जब जोड़ दोगे तो क्या होगा, आपका डिजायर डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए, इन दोनों को मिलाओगे तो बेटा दो लोगों के डीएनए को जब एक साथ लाइगेट कर दोगे तो क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब यहां तक हमने क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया।
चलिए बन गया, मुबारक। आप जो बनाना चाहते हैं वो सुदेश सर ने बना दिया है, खिचड़ी। ठीक है, खिचड़ी बन गई है। अब खिचड़ी को क्या करना पड़ेगा, मैंने जिसके लिए खिचड़ी बनाई है उसको खिलाना पड़ेगा। और मैंने किसके लिए बनाई है इसको, किसी होस्ट में मैं चेंजेस करना चाहता हूं, तो मुझे इसको जीन ट्रांसफर कराना पड़ेगा ना। तो चलिए, फिफ्थ वाला पांचवा स्टेप कहलाता है जीन ट्रांसफर। और जीन ट्रांसफर हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक आ जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड, जीन ट्रांसफर में डायरेक्ट मेथड, एंड एक आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, तो दो मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है जीन वेक्टरलेस ट्रांसफर, और इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, वेक्टर का यूज करते हैं फॉर दी ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, चलिए अब ये समझो कि मैंने मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठाया और मैंने ट्रांसफर कर दिया, होस्ट के अंदर में ये ट्रांसफर हो गया है। अब मैं क्या करूं, अब क्या होगा, आपके जो जीन ट्रांसफर हुए हैं उस जीन ट्रांसफर को पता करना पड़ेगा कि क्या ये सच में ट्रांसफर हुआ है या नहीं। तो 6 नंबर का स्टेप आ जाता है सिलेक्शन, है ना। आपने जो खिचड़ी पकाई है वो सही इंसान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है, इस बात को जानने के लिए मुझे एक और काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ दो चीजें। मेरे काम का जो है वो कौन है, ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, मतलब किसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, किसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उस सेल को, उस हमको उस कंपोनेंट्स को पहचानना है। अब क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को अपने पास रखेंगे। और हां, जब ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक होस्ट के अंदर में ट्रांसफर हो गया है, ये कंफर्मेशन हो जाए, तो उसके बाद में हमको क्या करना रहेगा, प्रोडक्ट बनाना रहेगा। तो ये वाला स्टेप कहलाएगा ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। इस स्टेप को हम क्या कह देंगे, ऑब्टेनिंग, ये दिखेगा क्या, हाँ दिखेगा, इसको हम कहेंगे ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो तुमने जीन इंट्रोड्यूस किया है उसके प्रोडक्ट बनाने होंगे, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो बनने के बाद मार्केट में सेल करना या और कुछ प्रोसेस को फॉलो करना, ये सभी प्रोसेस को एक साथ हम कुछ नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जिस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, सेपरेशन होने के बाद में मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होने के बाद में सेलिंग होती है। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद जितने भी आपके इंडस्ट्रियल पर्पस की चीजें आती है, फिल्ट्रेट करना, सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, सेडिमेंटेशन करना, उस ब्रांड का, जैसे कि हार्पिक टॉयलेट क्लीनर है ना, हम वो बना रहे हैं, इमेजिन करो, तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़िया ब्लू कलर के डब्बे में पैक करेंगे, रैपर लगाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और टीवी में ऐड लगाएंगे हीरो के साथ में। ठीक है, बड़े बड़े हीरोज आएंगे इस टॉयलेट क्लीनर को बेचने के लिए, और इसकी अच्छी खासी क्या हो जाएगी, सेलिंग हो जाएगी। ये पूरा कलरफुल जो इमेज आपको दिख रहा है, ये पूरे को हाईलाइट कर लो, क्योंकि हो सकता है सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक्चुअल स्टेप क्या है, ये आपसे पूछे। तो मैं हट गया हूं, आप इसको चाहो तो कैप्चर कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये कलरफुल स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। हमारा सुदेश सर बायोलॉजी का टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम हर एक वीडियो का लिंक सेंड करते हैं। आपको ये वीडियो फ्री में मिल जाएगी सुदेश सर बायोलॉजी के चैनल में, यूट्यूब में आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टेप्स की बात हो गई। तो पहला स्टेप क्या है, हमको लाइन बाय लाइन पूरे स्टेप को कंप्लीट करना है, और जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे हमारा बायोटेक का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो चलिए, सबसे पहले हम काम करते हैं आइसोलेशन। सबसे पहले हमको क्या करना है, आइसोलेशन करना है। ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये डीएनए का प्रेसिपिटेशन टेक्निक को बता रहा है। डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए चिल्ड एथेनॉल का यूज करते हैं, वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, कहां से करेंगे, चलो बताओ।
ये मान के चलो कि दो हमारे पास, अच्छा एक जीन यहां है, ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये कौन है, एनिमल सेल। एनिमल सेल से मुझे क्या चाहिए, एनिमल सेल से मुझे वो जीन चाहिए, हिरुडीन जीन। तो ये मान के चलते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस है, इनके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, ओके। मुझे ये डीएनए चाहिए, दूसरी बात मुझे वो जीन चाहिए, ओके। और एक मैं ये मान के चलता हूं कि बैक्टीरिया के पास मुझे प्लाज्मिड चाहिए, ये वाला प्लाज्मिड चाहिए। दोनों को आइसोलेट करने के लिए इनके सेल को, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का हम यूज करते हैं, जिस डाइजेस्टिव एंजाइम का हम यूज करते हैं, ये देखो एनिमल सेल के लिए, और ये कौन है, बैक्टीरिया है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको एंजाइम में पढ़ाया था बेटा। यदि प्लांट सेल है तो सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम का यूज करते हैं, एनिमल सेल के लिए तो लाइपेज यूज करते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो या पीजीटी एग्जाम हो, कोई एकदम से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसके हायर लेवल क्वेश्चंस आएंगे। तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से 5 गुना ऊपर जाएंगे, क्योंकि उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, ओके। बट हाँ, जो चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैं सब आपको बताऊंगा, उसके अलावा आपको पूरे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा। तो एनिमल सेल के लिपिड बाइलेयर को तोड़ने के लिए हमने किसी भी टाइप का एक लाइपेजेस यूज कर लिया, प्लस बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए हमने यहां पे यूज कर लिया एक अदर एंजाइम जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या यूज किया हमने, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम तुम्हारे सेल, इसके बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, और डिग्रेड करने से हमको वो मिल जाएगा जो चाहिए था। ये लो, प्लाज्मिड बाहर आ गया, यहां पे आपका वो डिजायर डीएनए बाहर आ गया। चलो ये डिजायर डीएनए आइसोलेट हो गया, मगर मैंने कहा था कि आइसोलेशन के साथ साथ मुझे ये भी करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन कहते हैं। प्यूरिफिकेशन कहते हैं, आपको पता ही है कि भाई किसी भी सेल के अंदर में डीएनए के अलावा आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, अदर कंपोनेंट्स होंगे। तो क्यों ना ये देखो, मैंने ऐसे डॉट डॉट कर दिया यहां पे। इमेजिन करो कि भाई ये वैरायटी ऑफ कंपोनेंट यहां पे साथ में निकल गए, डीएनए के साथ साथ आपको अदर मटेरियल भी मिलेगा। सोचो कि यहां पे प्रोटीन भी है, सोचो कि यहां पे आरएनए भी है, ओके। हमें डीएनए चाहिए, आरएनए नहीं चाहिए। तो आरएनए को डिग्रेड करने के लिए आरएनएज यूज करेंगे, आरएन और स्मॉल में एज, आरएनएज एंजाइम। प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटीएज। तो अब बताओ, इस मिक्सचर में प्रोटीन डिग्रेड हो गया, इस मिक्सचर में तुम्हारा आरएनए डिग्रेड हो गया, सिर्फ जो लास्ट में बच गया वो कौन है, डीएनए है। तो यहां क्या हो गया, आरएनए एंड प्रोटीन अल्टीमेटली डिग्रेडेड हो गया। ओनली हमें जो चाहिए वो मिल गया मुझे, ओनली प्योर फॉर्म, ठीक है, ओनली प्योर फॉर्म ऑफ व्हाट, डीएनए आइसोलेटेड। ये लो, मुझे मुबारक हो, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। ये रेड कलर का डीएनए हमको मिल गया है, और ये ग्रीन कलर का प्लाज्मिड मिल गया है, ओके। तो हमने क्या किया पहले स्टेप में, है ना, पहले स्टेप में डीएनए का जब आइसोलेशन करना था, तो डीएनए के आइसोलेशन करने के लिए सबसे पहले सेपरेज एंजाइम, या फिर बोल सकते हैं आइसोलेटिंग एंजाइम का हमने यूज किया, और सेकेंड नंबर में यहां पे हमने किया है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये प्यूरिफिकेशन का स्टेप हो गया, और ये आपका स्टेप हो गया आइसोलेशन का। ये आपका स्टेप हो गया आइसोलेशन का। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में यदि आपको इसको प्रेसिपिटेट करना है, जैसे कि यहां पे आपको पुलिंग मेथड दिख रही है, तो यदि मुझे प्रेसिपिटेट करना है तो इस जो डीएनए के मिक्सचर है, ठीक है, डीएनए के मिक्सचर में आपको क्या करना पड़ेगा, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल से जब आप ट्रीट करेंगे तो ट्रीट करने से यहां आपको मिल जाएगा प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए आपको प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिल जाएगा
अब आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी एपेंड्रॉप ट्यूब में आप डीएनए के प्रेसिपिटेट को रख सकते हो और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो यदि इस सैंपल को आपको आगे इन्वेस्टिगेट करना है तो। दैट मीन्स सिंपली आप बस इतना समझो कि डीएनए रहता है न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस है सेल के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल को कट करना पड़ेगा, सेल निकल गया, साइटोप्लाज्म निकल गया। न्यूक्लियस को कट करना पड़ेगा तो न्यूक्लियस बाहर आ जाएगी, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएंगे। अब जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ तुमको डीएनए तो मिल रहा है, आरएनए भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। तो आरएनए और प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करने के लिए हम डिग्रेडेटिव एंजाइम यूज करेंगे। लाइक आरएनए को डिग्रेड करने के लिए हमने आरएनएज यूज किया, प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्रोटीएज एंजाइम को यूज किया है। अब देखो आरएनए और प्रोटीन टोटली डिग्रेड हो गए और हमको मिल गया क्या, प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए मिल गया। इस प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए हमने यूज किया चिल्ड इथेनॉल, और चिल्ड इथेनॉल का यूज करने से डीएनए जो है लंबे लंबे थ्रेड लाइक मतलब प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में हमको मिल जाता है। बताओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके आइसोलेशन का। इससे बाहर आइसोलेशन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आइसोलेट कर लिए बेटा, अब इन दोनों को मुझे लाइगेट करना है, तो लाइगेट करने के लिए क्या चाहिए, इनको पहले डाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो डाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, डाइजेशन के पहले एक क्वेश्चन भी है, देखो, डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय, मतलब डीएनए को प्रेसिपिटेट फॉर्म में लाने के लिए हम कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, कौन से केमिकल का यूज करते हैं, ये पूछा जा रहा है। आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, मेथनॉल एट रूम टेम्परेचर एंड चिल्ड क्लोरोफॉर्म। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये डेटा याद है, ये भैया स्टार पॉइंट है, तब मैं बता रहा हूं आपको ना, ये स्टार पॉइंट है हमारा कि भाई हमको जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में जो मिला है वो किसकी बदौलत मिली है, तो याद रहे चिल्ड एथेनॉल की बदौलत मिली है। ठीक है, ये जो चिल्ड एथेनॉल है इसकी बदौलत हमको क्या मिल गई है, प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ डीएनए मिल गई। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक्चुअल में ये क्या है, डाइजेशन है। ये बड़ी बात नहीं है, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। हमको क्या करना है कि भाई आपके पास एक डीएनए है, रेड कलर का ये डीएनए है, और यहां से यहां तक कट होता है क्योंकि यहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, प्लस हमारे पास ग्रीन कलर का वेक्टर है, ये ऐसा। हमें इसको कट करना है ताकि हमको क्या मिल जाए, हमें मिल जाए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ताकि मैं आसानी से उसको क्या कर सकूं, लाइगेट कर सकूं। ये देखो, दोनों को हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो हमें डीएनए भी ऐसे मिल गया है ना। दोनों को डाइजेस्ट कर दिए तो इसको आगे हमको जोड़ना रहेगा, बट अभी जोड़ेंगे नहीं। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाम रखते हैं चलो इको R1। इको R1 का यूज करके आप डीएनए को क्या कर दिए, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट करने के बाद ये दोनों के पास क्या सीक्वेंस है, स्टिकी एंड है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट करता है। इनके पास यहां भी तुमको क्या मिल जाएगी, स्टिकी एंड, यहां भी तुमको मिल जाएगा स्टिकी एंड। अब दोनों स्टिकी एंड आसानी से लाइगेट हो सकते हैं, बट कैसे पता करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई, the DNA fragments is digested or not। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई DNA सेगमेंट या DNA is digested or not। भाई ये डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता करोगे। ये देखो डीएनए का कंप्लीट स्ट्रैंड है, तो सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक सिंगल, यहां पे ये आपका क्या आ गया, फ्रेगमेंट आ गया। ये भी एक सिंगल फ्रेगमेंट है, तो दोनों के दोनों सिंगल फ्रेगमेंट है। यदि मुझे पता चल जाए कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बढ़ गए हैं, तो मुझे यह समझ में आ जाएगा कि डाइजेशन हुआ है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई डीएनए, हाउ टू आइडेंटिफाई डीएनए इज digested or not। so DNA is digested or not, it is identified by, yes, gel electrophoresis। इसको हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइडेंटिफाई करेंगे।
ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि सेकेंड स्टेप में हम कैसे कट करते हैं वो देखने, हम जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में ये मेथड है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बिना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या किस लिए करते हैं, तो भैया डीएनए में डाइजेशन हुआ है या नहीं, इस बात को प्रूव करने के लिए हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। वो स्टेप नंबर 2 के अंदर ही आएगा, मतलब चाहो तो इसको 4 स्टेप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि पहले क्या हुआ, आइसोलेशन, आइसोलेशन के बाद क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के बाद क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन मतलब डाइजेशन, और डाइजेशन होने के बाद में हम उसको रन करके चेक करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है या नहीं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ है या नहीं ये पता कर, मतलब ये परफॉर्म जब करेंगे, सॉरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलता हूं, डाइजेशन हुआ है या नहीं ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को रन कराना पड़ेगा, और जब मैं रन कराऊंगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट देखूंगा, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो मुझे अब स्टडी करना है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये स्टेप नंबर 2 के अंदर ही आ रहा है ना, इसको यदि टोटल काउंट करोगे तो 4 स्टेप, चौथा स्टेप आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन दोनों एक ही में है, मगर 2 स्टेप हो गए। प्यूरिफिकेशन होने के बाद डाइजेशन भी करना है और चेक भी करना है। तो डाइजेशन एंड रन बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन टेक्निक है ये। तो हमको क्या करना है, सेपरेशन टेक्निक का नाम रखना है नंबर 1, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है भाई, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस टेक्निक का नाम है। और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक तरह का फिजिकल सेपरेशन टेक्निक। क्या है ये, इट इज ठीक है, इट इज कैसा बेटा, भौतिक रूप से करते हैं ना, तो फिजिकल सेपरेशन, ठीक है, फिजिकल सेपरेशन टेक्निक, ये फिजिकल सेपरेशन टेक्निक है इन विच जिसमें हम क्या करते हैं, याद रहे, इसमें ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना? इससे भी बेहतर, लाख गुना बेहतर डायग्राम बना के आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सब्र करो। सबसे बड़ी बात, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह का पृथक्करण तकनीक है, मतलब इसमें आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को। किस बेस पे आप सेपरेट करते हैं, तो याद रहे, इन विच चार्ज बायोमोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। ठीक है, चार्ज बायोमोलिक्यूल को क्या करते हैं अपन, सेपरेट करते हैं। तो चलो, चार्ज बायोमोलिक्यूल इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे हम सेपरेशन करते हैं, तो बेटा सबसे मेन बेस है चार्ज। ठीक है, सबसे पहला बेस क्या है, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल में 2 ही तो चार्ज होते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। याद रहे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम तभी करेंगे, सेपरेशन टेक्निक का यूज हम तभी करेंगे जब यहां पे वो मॉलिक्यूल चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल में बता रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड और तुम्हारा प्रोटीन, इसको आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस। बट प्रोटीन बोलो, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को आप इस टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग चार्ज मॉलिक्यूल नहीं होते, चार्ज बायोमोलिक्यूल नहीं होते। याद रहे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ओनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज बायोमोलिक्यूल, नॉट फॉर द अनचार्ज्ड। ओके, चलिए, एक तो हम चार्ज के बेस पे कर रहे हैं, दूसरा साइज या फिर बोल सकते हैं मास ऑफ बायोमोलिक्यूल, मास ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो भाई ये जो तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो सेपरेशन टेक्निक है। किसको सेपरेट करोगे, चार्ज पार्टिकल को। तो जो की पॉइंट है वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक तो ये फिजिकल सेपरेशन टेक्निक है, ओके,
ये तो आपको समझ में आता ही है। दूसरी बात, ये चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करता है, अनचार्ज पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकता, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और तीसरा कि भाई ये किस बेस पे काम करता है, तो एक होता है तुम्हारा, पहला हो जाएगा चार्ज और दूसरा हो जाएगा साइज या फिर मास या फिर उसकी डेंसिटी, ठीक है, ओके। और अलग अलग पर्पस के लिए आपके पास अलग अलग तरह के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होंगे। हालांकि मैं आगे लिख के लाया हूं आपके लिए टाइप्स में, जैसे टाइप्स में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप दो पढ़ते हैं, जैसे कि अगरोस जेल, अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक होता है बेटा पेज, PAGE, पॉली एक्रिलामाइड, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। पेपर बेस्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेपर बेस्ड भी होता है, तो मैंने कहा पेपर बेस्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये तीसरा हो गया क्योंकि ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है। और भी होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स जो है, जैसे कि एडवांस लेवल पे जाऊं तो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं जिसका यूज हम बायोटेक्नोलॉजी में किसी चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है भाई। चलो अब यहां एक बात आप समझेंगे, ये डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। आपको क्या करना है, जब आप डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे, यहां जब आपने डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया है, तो डाइजेस्ट करने के बाद इनके जो सॉल्यूशन है, ये बीकर में है ना, ये हमारे एक बीकर में ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। एक सॉल्यूशन यहां रखा हुआ है भाई, ये दूसरा सॉल्यूशन जो है वो यहां रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं और दोनों सॉल्यूशन में ये चेक करना है हमको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस या डाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे भाई, इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, तो हमने इनको, इस डीएनए को हमने लोड कर दिया। ये देखो, हमारे डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बॉक्स में आप लोड कर दो ऐसे, और लोड करके जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो डीएनए अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगा, है ना। अब कैसे करेगा, क्यों करेगा, कहां करेगा, वो सब मैं आपको लाइन टू लाइन बता रहा हूं। अब इस डायग्राम को मैं वापस आऊंगा बाद में, ठीक है, तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये देखो भाई, सबसे पहली बात, एक कॉन्सेप्ट को समझो। क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको, कि भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। तो मेरे पास एक ट्रिक है जिसके थ्रू आपको हमेशा याद रहेगा कि कैथोड और एनोड क्या होता है। पैनिक, PANIC। तो P क्या है, P का मतलब होता है पॉजिटिव, P का मतलब क्या है, पॉजिटिव। और ये जो N लिखा है ना, N का मतलब हो जाएगा आपका निगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव होता है एनोड और निगेटिव होता है कैथोड, बस इतना याद रखना, ठीक है। देखो, P के साथ में A है, एनोड उधर है, N के साथ में C है, कैथोड इधर है। तो पॉजिटिव है एनोड, एनोड की तरफ पॉजिटिव होता है, और कैथोड की तरफ क्या होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है भाई, एक रेड कलर का मॉलिक्यूल है, इसका नाम रख देते हैं A। और यहां पे एक दूसरे कलर का मॉलिक्यूल है, इसका नाम रख देते हैं B। इमेजिन करो कि B जो है वो इसकी तरफ मूव करता है। अब बताओ, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है और एनोड की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे वो निगेटिव होगा। बात समझो, कोई भी पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करने के लिए अपने अपोजिट चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं।
सेम चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, बाहर भेजते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये ए मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तभी वो पॉजिटिव तरफ जा रहा है? तो ए मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो एनोड की तरफ जाते हैं उसको हम कहते हैं एनायन। ये कौन है? एनायंस। और जो नेगेटिव की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं क्या? कैटायंस। बोलो, कैटायंस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, अभी वो माइनस की तरफ जा रहा है। एनायन में कौन सा चार्ज होता है? ये बी जो है वो प्लस चार्ज होगा, तभी वहां जा रहा है। एनायन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझो कि बेटा डीएनए, याद है डीएनए में PO4 होता है, PO4 3 माइनस। दैट मींस डीएनए के पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब डीएनए कौन है? याद रहे, डीएनए कौन है? एन आयन है। और डीएनए किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा। मतलब डीएनए स्लैश आरएनए, ओके, के अंदर में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, सो डीएनए एंड आरएनए मूव टूवर्ड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, डीएनए एंड आरएनए मूव टूवर्ड्स, किधर मूव करता है? तो याद रहे, मूव टूवर्ड्स एनोड। कहां मूव कर रहे हैं? एनोड में। और एनोड में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और हां, यहां पे स्टार पॉइंट और बता दे रहा हूं, ऐसे बायोमोलिक्यूल जो चार्ज्ड हो, ठीक है, तो मैंने लिखा चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल। चार्ज्ड बायोमोलिक्यूल कौन कौन है? तो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में कौन? तो आपका ये और ये, मतलब कि एक तो डीएनए हो जाएगा, एक आपका आरएनए हो जाएगा, और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन भी पॉजिटिव, प्रोटीन भी चार्ज होता है। अब एक बात यहीं पे समझ लो, डीएनए के पास हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को लिए एकदम रट लो कि डीएनए और आरएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करता है। तो यार, डीएनए और आरएनए दुनिया में कहीं भी रहे, हमेशा ये एनोड की तरफ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर जो प्रोटीन होता है, सेकेंड बायोमोलिक्यूल की बात करूं, जो कि चार्ज बायोमोलिक्यूल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में चार्ज नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको सेपरेट आप नहीं कर सकते। इस बात को लिख लो कि कौन से बायोमोलिक्यूल को का सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं कर सकते, तो वो आपका आंसर आ जाएगा क्या? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दिमाग में सेट कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप दुनिया भर के तमाशे को याद कर लेते हो, मगर जो पॉइंट्स एग्जाम में आने के होते हैं उनको हम याद नहीं कर पाते, स्किप कर जाते हैं। अभी क्लास देखते देखते, आपका नोट्स बनाते बनाते आप अभी याद करो, यस, डीएनए और आरएनए में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और यदि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है मतलब वो कौन है? एनायन है। और एनायन है तो कहां मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव करेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। बट प्रोटीन में डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों हो सकते हैं। मतलब ये अपने चार्ज के अकॉर्डिंग या तो एनोड की तरफ मूव कर सकता है या फिर कैथोड की तरफ मूव कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज। क्लियर? ओके, चलो, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, पैनिक, आपको पैनिक नहीं होना है, ये पैनिक ट्रिक याद करना है, ये सुदेश सर का ट्रिक है भाई, ठीक है। पढ़ लो यार, 2-4 नंबर मिल जाएंगे तो एटलीस्ट थैंक यू तो बोलोगे, थैंक यू सुदेश सर, आपके कारण 2 नंबर आए हैं। चलो ठीक, आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। चलो, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म जब करना होता है तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को कहां लोड करते हैं? चलो लोड करके दिखाते हैं। डीएनए को हम लोड करते हैं किधर? जिधर उसका चार्ज हो, ठीक है। तो ये है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर।
साबुन के डब्बे जैसा होता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैम्बर। ठीक है, साबुन में जितना गड्ढा होता है ना उतना, उसमें आधे गड्ढे में जेल भरा होता है, अगरोस जेल या पॉली एक्रिलामाइड टिमिड जेल, वो डला रहता है। दूसरा ये हो सकता है कि एक जेल हो गया और जेल के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसके ऊपर में जेल सॉलिड रहेगा, उसमें हम छेद कर देंगे जितने डीएनए के सैंपल हैं। तो एक और काम करते हैं, यहां पे एक कलर चेंज करके बॉक्स को थोड़ा सा अच्छा दिखा देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर। ठीक है, इसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक, क्या बोलेंगे, चैम्बर। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में चार्ज मेंशन करते हैं। चलो इसके लिए कहां पे कौन सा चार्ज है वो दिखाना है, तो एक चार्ज यहां पे शो कर देते हैं। ठीक है भाई, और एक चार्ज को हम यहां पे शो कर देते हैं, यहां एक चार्ज को यहां पे दिखा देते हैं। चलिए मैं ये बोल रहा हूं कि डीएनए को जहां लोड करोगे, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है बताओ? डीएनए में माइनस चार्ज होता है। तो डीएनए को लोड करने के लिए जो वेल बनाएंगे, ठीक है, डीएनए को जो लोड करने के लिए हम वेल बनाएंगे, उसको हम उधर बनाएंगे जहां उसका सेम चार्ज होगा। चलिए हमने 3 वेल बनाए हैं मान लो। ठीक है भाई, हमने 3 वेल बनाए हैं। ओके, यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये लो तीसरा वेल हो गया। चलिए हमने 3 वेल बना दिए, अब हम अपने डीएनए के सैंपल को यहां पे लोड करते हैं। ठीक है भाई, डीएनए सैंपल को लोड कर देते हैं। चलो ये हमारे डीएनए का मिक्सचर है, ये हमारे डीएनए का मिक्सचर है, ये हमारे डीएनए का मिक्सचर है। डीएनए में माइनस चार्ज होता है तो हम इसको माइनस चार्ज की तरफ ही लोड करेंगे। यदि आप पॉजिटिव की तरफ लोड कर दिए धोखे से, और ये तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव की तरफ मूव करते इधर नेगेटिव है, तो वो ना जेल चैम्बर से बाहर निकल जाएगा, सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा वो। बात समझ में आ रही है? मतलब डीएनए में या किसी भी बायोमोलिक्यूल में जो चार्ज होगा वही वेल बना करके उसको लोड कर दो। चलो तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, डीएनए की लोडिंग कर दी। डीएनए की लोडिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इसको। भाई यहां पे पॉजिटिव है, निगेटिव है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वहां पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज। चलिए तो मुझे बताओ भाई, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं? देखो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो ये एनोड है, ये क्या है, एनोड है। और ये कौन है भाई? तो ये तुम्हारा कैथोड है ना, ये तुम्हारा क्या है, कैथोड है। अब एनोड और कैथोड में आपको क्या करना है, देखना है कि डीएनए किधर जा रहा है, बावरा कहां जा रहा है वो भी देखना है। अच्छा एक बात और, ये डीएनए के नाम रखते हैं। चलो ए डीएनए है, ये बी डीएनए है, ये सी, 3 लोगों के डीएनए को हम रन करा रहे हैं। तो जब 3 डीएनए को रन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? टू चेक, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन अकर और नॉट। मतलब जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने डाइजेस्ट किया है, क्या वो सच में काम किया कि बुद्धू बना दिया आपको, कटिंग नहीं हुई है क्या? ये चेक करने के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा जा रहा है, 43 मिनट का हो गया। चलो एक काम करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसके बाद का टेक्निक, जिसको हम कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे। देखिए जब डीएनए को इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में इसमें भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, बफर सॉल्यूशन। यहां भरा हुआ है बफर सॉल्यूशन, और नीचे जेल में वो डीएनए रन करेगा। जेल क्यों यूज करते हैं? जेल एक तरह से पोरस सब्सटेंस होती है, जो सॉलिड होने के बाद में उनके बीच में जो गैप होता है वहीं से डीएनए रन करता है। अब ध्यान देना कि मान लो ए डीएनए की बात करता हूं, ए डीएनए में डाइजेस्ट होने से एक बैंड यहां दिखा, एक बैंड यहां दिखा, और एक बैंड सबसे आगे यहां पे रन कर रहा है। ठीक है, बी डीएनए में मान लेते हैं कि बैंड एक यहां दिखा है और एक यहां दिखा है, दो ही जगह पे बैंड दिख रहा है। सी डीएनए जो है वो एक बैंड यहां मिला मुझे और एक बैंड यहां मिला, मुझे डीएनए के बैंड्स मिल गए। बात याद रखे कि जेल के अंदर जो बैंड्स बनते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके लिए आपको कोई स्टेनिंग एजेंट डालना पड़ेगा ताकि बैंड्स आप आसानी से देख सकें।
तो स्टेनिंग एजेंट्स होता है आपका इथिडियम ब्रोमाइड। तो डीएनए लोडिंग के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेनिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और स्टेनिंग एजेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज करता है, उसको भी यूज करना पड़ता है। उसका नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। उसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। ये लो, इथिडियम ब्रोमाइड। बात समझ में आ रही है? इथिडियम ब्रोमाइड को हम यूज करके क्या करेंगे, यहां पे डीएनए के बैंड्स में कलर प्रोड्यूस करेंगे। मगर इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, एक तरह का इंटरकेलेटिंग एजेंट्स होते हैं जो जी और सी के बीच में जाके स्टैक हो जाते हैं, और जी और सी के बीच में स्टैक होकर के वो कलर प्रोड्यूस करता है, मगर उसको कहां देखना पड़ेगा, यूवी रेस के प्रेजेंस में दिखना पड़ता है। ठीक है, चलो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये अब ये मान के चलो कि हमने डीएनए को लोड किया कैथोड की तरफ, डीएनए मूव करता है, डीएनए के बैंड्स, डीएनए, ठीक है, मूव टुवर्ड्स, कहां जा रहा है, टुवर्ड्स एनोड। ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि एनोड की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में सबसे छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट कौन सा है, सबसे छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट कौन सा है। याद रहे, जो पोरस जो एरिया होती है वहां से जब डीएनए के फ्रेगमेंट रन करेंगे, मुझे लगता है सबसे ज्यादा रन ये किया है। ठीक है, ये डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मूवमेंट किया है। ठीक है, जो हाईएस्ट मूवमेंट किया है वो सबसे स्मॉल साइज का होता है, ये स्मॉल साइज है बेटा। और जो सबसे कम रन किया है, ये देखो, ये सबसे पीछे है, देख लो, इसके पीछे कोई नहीं है, तो ये सबसे बड़ा लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है। याद रहे, याद रहे, क्या याद रहे, जो स्मॉल यूनिट, स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे, लार्ज फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल फ्रेगमेंट पास करेगा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस को पास करेगा, और ये सबसे कम, वेरी लेस, ये लेस डिस्टेंस को क्या कर सकता है, पास करेगा, क्योंकि बेचारा भारी है, ज्यादा चल नहीं पाएगा। जो सबसे हल्का होता है वो सबसे आगे मूव करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझते जाओ। मैंने आपको क्या क्या बताया देख लो, कैथोड, एनोड, पॉजिटिव, नेगेटिव, कौन कौन से मॉलिक्यूल चार्ज होते हैं, कौन से अनचार्ज होते हैं, ये भी बताया। और साथ में मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक को भी आपको यहां पे डिटेलिंग की है। अब इसके बाद में आप यहां पे समझो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है आपको बताने का, एक चीज और ऐड करता हूं। यदि मुझे डीएनए के बैंड्स को देखना है ना, मान लो ये जो हमारा चैम्बर के अंदर जो बैंड्स बने थे, है ना, एक बैंड्स यहां बना, एक बैंड्स यहां बना, एक बैंड्स यहां बना, ठीक है, दो बैंड यहां बने, दो बैंड यहां बने। इस बैंड को देखना है, तो बैंड को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीएनए के साथ में इथिडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा। डीएनए के साथ में इथिडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा। मतलब डीएनए का हम क्या कर रहे हैं, पता करने के लिए स्टैनिंग कर रहे हैं। डीएनए स्टैनिंग के लिए यूज होता है इथिडियम ब्रोमाइड। इट इज द कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। इसको हाथ में टच करना मना होता है, बी केयरफुल, है ना। यदि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हैं, सेपरेशन टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, तो भैया आपको करना पड़ेगा केयरफुली यहां पे हैंडलिंग। चलो, डीएनए और इथिडियम ब्रोमाइड को जब ट्रीट करते हैं तो ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड को ईटीबीआर कहते हैं, स्टैक्ड, स्टैक्ड बिटवीन जी एंड सी। गुआनिन साइटोसिन के जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे स्टैक हो जाता है, और स्टैक होकर के ये इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट में, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट में ये प्रोड्यूस करता है ऑरेंज कलर। ओके, ऑरेंज कलर बैंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। यदि आपको डीएनए के बैंड्स को देखना है
तो विजुअलाइजेशन के लिए दो चीजें आपको यूज करना पड़ेगा, एक स्टैनिंग एजेंट ETBR इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करना पड़ेगा और दूसरा यूवी लाइट का यूज करना पड़ेगा। ये तुम्हारे कई बार कई छोटे मोटे बायोलॉजी के एग्जाम्स में ये डेटा पूछा जा चुका है। और हाँ, जो सबसे आगे है वही आपका क्या है, लार्ज है। जो सबसे पीछे है, सॉरी, जो सबसे आगे है वो क्या है, स्मॉल है ना। जो सबसे ज्यादा मूव करेगा वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है और जो सबसे पीछे रहेगा वो कौन है, आपका लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। ये आपको पता चलेगा। तो अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, कितने रिस्ट्रिक्शन साइट है ये भी पता करते हैं। मैं अगले पेज में, इसको नोट कर लेना आप, मैं अगले पेज में बता रहा हूं, कंजूसी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि पेज तो फ्री में मिल रहा है मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट कैसे पता करेंगे। तो ये देखो, एक सर्कुलर डीएनए है और एक लीनियर डीएनए है। मैं ये बोलता हूं कि सर्कुलर डीएनए में दो रिस्ट्रिक्शन साइट है। देखो, सर्कुलर डीएनए में एक रिस्ट्रिक्शन साइट, दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट, और यहां पे भी एक रिस्ट्रिक्शन साइट, दो रिस्ट्रिक्शन साइट, दोनों में। ठीक है, इन बोथ डीएनए टू रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट। ओके, दोनों में। अब बताओ, चलो चलो मैं यहां पे कट करता हूं, पहले नंबर पे कट करता हूं, यहां से मैंने कट किया, ये यहां से मैंने कट किया। बताओ, सर्कुलर डीएनए को जब एक बार कट करोगे तो कितना फ्रेगमेंट बनेगा, अभी कितने फ्रेगमेंट है, 1। अभी यहां पे 1 फ्रेगमेंट है, यहां भी आपका 1 फ्रेगमेंट है। ओके, जब इसको एक जगह से कट करो, दोनों को, चलो यहां से कट करो, यहां से कट करो, उसको वहां से कट करो, तो बेटा सर्कुलर डीएनए को जब कट करोगे तो ये लीनियर बन जाएगा। अभी फ्रेगमेंट तो बढ़ेंगे नहीं, ये देखो ये लीनियर बन गया, एलो कट हो गया। बताओ कितने फ्रेगमेंट है, डाइजेशन के पहले भी एक टुकड़ा था, डाइजेशन के बाद भी एक टुकड़ा है, और एक यहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, उसको भी कट कर दे। तो अब इसको कट करते चलो, सेकेंड नंबर को कट करते हैं, तो कट करने से, सेकेंड नंबर को कट करने से इसके 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। ये लो, कितने फ्रेगमेंट हो गए, 2 फ्रेगमेंट। मतलब सर्कुलर डीएनए में जितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे उतने ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे। लीनियर में ऐसा नहीं होता। बताओ, यहां पे कट करूंगा तो 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, फिर यहां पे कट करूंगा तो 3 फ्रेगमेंट। मतलब अच्छा, इसको कट करते चलो, यहां पे कट करो, तो कट करने से क्या मिलेगा, एक छोटा फ्रेगमेंट मिलेगा, एक बड़ा फ्रेगमेंट मिलेगा, और बड़े वाले फ्रेगमेंट में भी डाइजेशन साइट है यहां, इसको भी डाइजेस्ट करोगे तो क्या होगा, 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ये देखो, 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट। तो मुझे लग रहा है कि यहां पे मुझे 3 फ्रेगमेंट्स मिले हैं। बोलो, वहां 2 फ्रेगमेंट्स, यहां 3 फ्रेगमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट पता करने के लिए क्या कर सकते हो, लीनियर डीएनए में आपका हो जाएगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, आर और एस करता हूं +1। जितने रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट के 3 फ्रेगमेंट होते हैं। तो लीनियर डीएनए में फ्रेगमेंट कैसा पता करोगे, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट दिया हुआ है, उसमें +1 कर दो, फ्रेगमेंट निकल जाएगा। मगर सर्कुलर डीएनए में ऐसा नहीं होगा। सर्कुलर डीएनए में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। यस, यहां जितना रिस्ट्रिक्शन साइट है उतना ही फ्रेगमेंट होगा। यहां देख लो, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट थे, 2 फ्रेगमेंट बने, यहां 2 रिस्ट्रिक्शन साइट थे, 3 फ्रेगमेंट बने। क्योंकि सर्कुलर को पहले डाइजेस्ट करोगे तो लीनियर होगा, और लीनियर को डाइजेस्ट करोगे तो 2 ही फ्रेगमेंट मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आता है, इसको आपको पढ़ना है। अब चलो, मैं जो चीजें आपको बताया हूं आपके लिए बढ़िया वाला, ये पूरा नोट करना है आपको, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए करते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और किस बेस पे करते हैं, तो चार्ज और साइज के बेस पे हम इसका सेपरेशन करते हैं। जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो चार्ज मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्टार्ट मूविंग इन द जेल और बफर मीडियम। बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। अब देखो, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, मैंने बताया था, डीएनए और आरएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, आरएनए में नेगेटिव चार्ज होता है।
और ये मूवमेंट कहां करता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसका नाम क्या है? एनोड है। एनोड की तरफ ये मूव करता है। द जेल मिक्सचर वर्क लाइक अ सीवी वेयर द स्मॉलर मॉलिक्यूल मूव फास्टर। देखो, छोटे मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्लो मूवमेंट करता है। ये भी मैंने आपको बताया, ये याद कर लो। माइग्रेशन किस बेस पे डिपेंड करता है? तो पहले तो चार्ज होना चाहिए, दूसरा छोटा साइज है बड़ा साइज है, उसका शेप कैसा है, जेल का कंसंट्रेशन कैसा है, और बफर का कंपोजिशन क्या है। इन सभी बातों पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये की पॉइंट को मैंने येलो कलर में नोट कर दिया है। आप इसको अच्छे से या तो कैप्चर कर लेना या तो फिर इसको नोट कर लेना। मैंने पहले भी टाइप्स बताया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो टाइप्स होता है, एक तो तुम्हारा अगरोस और दूसरा पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। इसमें हम डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये इसका लिए स्टार पॉइंट नोट कर दिया यहाँ पे, वेरी हाई रिजोल्यूशन एंड इज यूज फॉर द डीएनए प्रोफाइलिंग। तो याद रहे, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है वो आपका कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और सस्ता वाला पेपर या स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि बहुत पुराना मेथड है और इसका एक्यूरेसी बहुत कम होती है, मगर पहले इसी का यूज करते थे, कॉलेज टाइम में तो यही करते थे। ओके, सो टाइप्स में आ जाएगा। एप्लीकेशन, पहली बात, डीएनए आरएनए प्रोटीन को आप डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, पेरेंटल टेस्टिंग, बिल्कुल पेरेंटल टेस्टिंग, भाई किसके पापा कौन है ये पता करने के लिए। ठीक है, म्यूटेशन स्टडीज के लिए एंड प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, हाँ ये बताओ, ये जेल है, जेल में आपके बैंड्स मिल गए, मगर जेल तो फ्रेजाइल होता है। क्या होता है? जेल जो है वो फ्रेजाइल होता है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है। तो भैया जल्दी खराब हो जाए तो क्या करें? हमें इस डीएनए को जेल से निकाल के किसी सॉलिड सरफेस में, है ना, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कहां से कहां? फ्रॉम जेल टू सॉलिड सरफेस, किसी सॉलिड सरफेस में ट्रांसफर करेंगे। जैसे मान लो नाइलॉन, नाइलॉन का क्लॉथ है जिसमें हमको ट्रांसफर करना है। तो याद रहे, डीएनए मॉलिक्यूल खराब ना हो जाए, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? डीएनए मॉलिक्यूल खराब ना हो जाए इसलिए उसको किसी सॉलिड सरफेस में, लाइक नाइलॉन के क्लॉथ में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? सदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, सदर्न एंड सदर्न एंड वेस्ट, नॉर्दर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये सब बहुत सारी टेक्निक आती है। बट हाँ, सदर्न ब्लॉटिंग का यूज हम डीएनए को सॉलिड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। याद रहे, सदर्न ब्लॉटिंग एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन टेक्निक में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, बफर और पीएच कितना होगा। ठीक है, इसमें मेंटेन करते हैं क्या? आपका स्टेबल इलेक्ट्रिक करंट। याद रहे, कभी भी एक बेहतर इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हमको बफर सॉल्यूशन प्रॉपर्ली मेंटेन चाहिए, तभी जाके आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कितना जाएगा आगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो साइज, शेप, चार्ज, जेल के कंसंट्रेशन पे और वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और हाँ, जो लास्ट में मैंने बताया था कि डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए स्टेनिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन है वो? इथिडियम ब्रोमाइड। और देखोगे कैसे? तो यूवी लाइट में आप क्या कर सकते हो? विजुअलाइजेशन कर सकते हो। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए कंटेंट बना के लाया भैया, मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, मगर मेरे मेहनत को जाया ना होने देना। आपको स्टडी तो खुद को करना पड़ेगा ना, सुदेश सर तो नहीं करेंगे। ठीक है, सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ढंग से पढ़े, नंबर अच्छे लाए, और छत्तीसगढ़ की सीट को पहले छत्तीसगढ़ के लोग तो ऑक्यूपाई करें। तो बस हमारा मोटिव इतना है, आप पहले टारगेट करो, उसको अचीव करो, फिर मिलने आना, बताना कि सर आपने जोश दिलाई थी और उस जोश को हमने पूरा किया है। ठीक है, करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो फिर चलेगा कैसे, जीवन चलेगा कैसे, स्टेबल कैसे हो, अचीव कैसे करोगे। ठीक है, तो सक्सेस होना है तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क कहाँ दिखेगी? आपके पढ़ाई में दिखेगी।
सेट के एग्जाम के लिए तैयारी में दिखेगी, पीजीटी एग्जाम की तैयारी में दिखेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के एग्जाम की तैयारी में दिखेगी। ठीक है, और हाँ, जूलॉजी वाले निराश मत होना, जूलॉजी के बहुत तगड़े कंटेंट में लाने वाला। ठीक है, कोर कंपैरेटिव एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल किंगडम्स, राइट, ऑल किंगडम्स एंड फाइलम मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो ये आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस हो गया। और भी इसमें कुछ कुछ की पॉइंट है, एनोड और कैथोड वाला, एनोड और कैथोड वाला भी पॉइंट है, उसको भी देख लो आप, ये यहां पे। ठीक है, ये भी बता चुका हूं, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, टुवर्ड्स डीएनए एंड आरएनए मूव, मतलब डीएनए और आरएनए एनोड की तरफ जाते हैं, स्टार पॉइंट, इसको स्टार पॉइंट मार्क कर लेना, मैंने बता चुका है। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। लोडिंग बफर इंक्रीजेस सैंपल डेंसिटी एंड मेक बैंड विजुअल ड्यूरिंग रन, मतलब बफर की लोडिंग से सैंपलिंग डेंसिटी स्ट्रांग होती है और आसानी से दिखती है, ओके। अ डीएनए लैडर इज यूज्ड एज अ मॉलिक्यूलर वेट मार्कर, मतलब आप यदि एडवांस लेवल पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करना चाहते हैं तो हम डीएनए लैडर का भी यूज कर सकते हैं, जिससे किसी फ्रेगमेंट के आणविक भार को या अनुभार को पता करने में यूज किया जा सकता है। इवन इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम से समझ में आ रहा है, इम्यूनो मतलब एंटीबॉडी, तो ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन का पता लगाने के लिए हम इम्यूनो एसे मतलब एंटीबॉडी का यूज करेंगे कि पता लगा बेटा वो प्रोटीन है कि नहीं। तो याद रहे, इलेक्ट्रोफोरेसिस का एडवांस वर्जन है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ इम्यूनो ऐसे मतलब एंटीबॉडी एंटीजन कॉन्सेप्ट को मिला देंगे और स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्या, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर और है, यस, चलो। डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड when visualized under UV radiation appear as, कौन से कलर का दिखता है जब आप इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, जब आप यूवी रेडिएशन का यूज करते हैं तो ब्राइट ब्लू कलर दिखता है, येलो बैंड दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखते हैं या डार्क रेड बैंड दिखते हैं। तो मुझे लग रहा है यदि आपने इस वीडियो को जागते हुए देखा है तो आपके पास मेरा आंसर है, मेरे क्वेश्चन का आंसर है सी, ब्राइट ऑरेंज बैंड। ओके, चलो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, refer to the following statement from the agarose gel electrophoresis। ओके, चलो पढ़ते हैं। agarose is a natural polymer obtained from the seaweeds। agarose को कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, रेड एल्गी, ग्रेसिलेरियम जेलिडियम रेड एल्गी से आइसोलेट करते हैं, नोट कर लो, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ाया है ना। तो अगरोज जेल एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है जिसको हम सीवीड से ऑब्टेन करते हैं, और बिल्कुल सही लिखा है, गलत नहीं है। ठीक है, द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन दी साइज ऑफ डीएनए। देखो, साइज ऑफ डीएनए डिपेंड करता है, मगर मेजर जो है वो कौन है, आपका चार्ज है। ओके, द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू दी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, डीएनए नेगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, बिल्कुल सही है, और ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू दी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो ये तो गलत है, यदि ऊपर वाला सही है तो ये गलत होगा। ओके, ओके, सो देखो ऑप्शन क्या क्या है, क्या ए और सी ऑप्शन है, ए और सी कहीं नहीं है, तो ए बी सी होगा, तो सेकेंड ऑप्शन को सही लेना पड़ेगा, हालांकि इसमें चार्ज पहले होना था। ठीक है, बट हाँ, साइज और चार्ज दोनों के बेस पे करते हैं। ठीक है, और ये नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में और पीजीटी एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं का पीवाईक्यू आपके लिए लेके आऊंगा, तो मुझे लग रहा है इसको भी सही लेंगे। ए बी सी ऑप्शन है क्या, ये बन गया आपका आंसर। ओके, चलिए, तो ये रहा आपका डीएनए का आइसोलेशन किए, प्यूरिफिकेशन किए, प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, मतलब डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने देखा कि डाइजेशन हुआ है या नहीं। ओके, सो ये रहा आपका टॉपिक, जिसको हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और आई थिंक वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है,
तो ये जो टेक्निक है एम्प्लीफिकेशन जिसमें हम पीसीआर का यूज करेंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ये पीसीआर मशीन का इमेज है, ये फोटो है, इससे आप देख सकते हैं कि भैया ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे मोटिवेटेड यार, आपको बार बार ये बोलना ना पड़े कि पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो गवर्नमेंट जॉब अचीव करोगे, और गवर्नमेंट जॉब अचीव करोगे तो बेहतर भविष्य आपका बनेगा। और आपके बेहतर भविष्य के लिए ये सुदेश सर यहाँ पे घंटे 2 घंटे बैठ के चिल्ला के आपको पढ़ा रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, जो कि बायोटेक का 6 नंबर का लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, टाटा एंड बाय बाय।